जय हिंद। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशंस में शुरू कर दी थी। आज के सेशन में हम बात करेंगे इंडिया एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। इंडिया और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बीच में क्या तालमेल देखने को मिलता है, क्या रिलेशन देखने को मिलता है, उस सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंडिया एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। फिर हम बात करेंगे मिशन लाइफ के बारे में और फाइनली हम पढ़ेंगे चैलेंजेस फेस्ड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन इंडिया के बारे में। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया के बारे में। ये जो आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये इंडिया में किस तरीके से इवॉल्व हुआ। बेहद सिंपल तौर पे अगर कहें तो ये जो आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये हमारे कंट्री में एंशिएंट टाइम से ही देखने को मिलता है। और ये जो आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये हमारे कंट्री में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व भी हुआ है। ये जो आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसके ऊपर सोशियो इकोनॉमिक ट्रेडिशंस का, कल्चरल ट्रेडिशंस का और ग्लोबल लेवल्स का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। हमारे कंट्री में द आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज शेप्ड बाय सोशियो इकोनॉमिक ट्रेडिशंस, कल्चरल ट्रेडिशंस एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस। ये जो आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये हमारे कंट्री में कई फेजेस में इवॉल्व हुआ है। सबसे पहले फेज की अगर बात करें तो हमारे कंट्री में बहुत सारे अर्ली ट्रेडिशंस और बहुत सारी इंडिजिनस प्रैक्टिसेस ऐसी देखने को मिलती हैं जो कि इंडिकेट करती हैं अबाउट द सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल हार्मनी विद द नेचर, ये हमारे कल्चर का बड़ा ही सिग्निफिकेंट फीचर रहा है हमेशा से। और हमारी कंट्री में बहुत सारे एंशिएंट टेक्स्ट जैसे अथर्ववेद है ऐसे देखने को मिलते हैं जो कि बात करते हैं जिनमें रेफरेंस मिलता है अबाउट द सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो हार्मनी विद द नेचर हैज बीन अ वेरी सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ आवर कल्चर। इसके अलावा ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हमारे कल्चर में देखने को मिलती हैं, जैसे मिक्स्ड क्रॉपिंग देखने को मिलती है, जैसे क्रॉप रोटेशन देखने को मिलता है, जैसे वाटर हार्वेस्टिंग, स्टेप वेल्स वगैरह देखने को मिलते हैं। जिन चीज़ों के बारे में आज की डेट में हम बात करते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग के बारे में, क्रॉप रोटेशन के बारे में, वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में, ये सारी चीज़ें हमारे कल्चर में एंशिएंट टाइम से ही देखने को मिलती हैं। हमारे कल्चर में कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्रेड ग्रुप्स देखने को मिलता है। नेचर को पूजा जाता है, पेड़ों को पूजा जाता है, एनिमल्स को पूजा जाता है। और ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्रेड ग्रुप्स है इसकी वजह से बेहतर फॉरेस्ट मैनेजमेंट हो पाता है, इसकी वजह से कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन देखने को मिलता है। तो एक एस्पेक्ट तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हमारी कंट्री में ये है कि हमारी कंट्री में पुराने टाइम से ही, एंशिएंट टाइम से ही बहुत सारे अर्ली ट्रेडिशंस और बहुत सारी इंडिजिनस प्रैक्टिसेस ऐसी देखने को मिलती हैं जो कि इंडिकेट करती हैं टुवर्ड्स द आइडिया ऑफ सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। लेकिन फिर कॉलोनियल एरा आया और कॉलोनियल एरा के दौरान ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये ब्रिटिशर्स अपने फ़ायदे के लिए ऐसी ऐसी कॉलोनियल पॉलिसीज़ लेकर आएंगे विच विल लीड टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड डिफॉरेस्टेशन। ब्रिटिशर्स अपने फ़ायदे के लिए हमारे रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉयट करेंगे, ओवर यूज़ करेंगे, हमारे फॉरेस्ट को बिना सोचे समझे काटेंगे। लेकिन इसके अगेंस्ट में भी हमारे लोगों ने रेजिस्टेंस किया, हमारे लोगों ने कंजर्वेशन मूवमेंट्स को ऑर्गेनाइज किया। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गांधी जी इमर्ज्ड एज अ सिग्निफिकेंट फिगर और गांधी जी ने स्वदेशी को प्रमोट करने की शुरुआत करी। और ये जो आइडिया ऑफ स्वदेशी है ये इंडिपेंडेंस के बाद फाउंडेशन बनेगा सस्टेनेबिलिटी का। तो एक फेज हमारे यहाँ पे ऐसा भी देखने को मिला जब ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए हमारे रिसोर्सेज को खूब ओवर एक्सप्लॉइट किया, हमारे रिसोर्सेज को ओवर यूज़ किया, खूब सारे फॉरेस्ट हमारे यहाँ पे काटे गए। लेकिन हमारे लोग इसके अगेंस्ट में भी खड़े होंगे, इसके अगेंस्ट में भी रेजिस्टेंस और कंजर्वेशन मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। और फिर हमें इंडिपेंडेंस मिला और पोस्ट इंडिपेंडेंस लगभग 1947 से लेके 1970s तक हमारा फोकस था इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर। जो अर्ली 5 ईयर प्लान्स लाए गए, ये जो 5 ईयर प्लान्स हैं इनके बारे में इन डिटेल हमने बातचीत की हुई है अपने इकोनॉमी वाले सेशंस में।
अगर आपने वो इकोनॉमी वाले सेशंस देखे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। इनिशियली जो अर्ली 5 ईयर प्लान्स लाए गए, इनमें फोकस था इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर, इनमें फोकस था इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, इनमें फोकस था एग्रीकल्चर के ऊपर। और जब फोकस किया गया इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर, जब फोकस किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जब फोकस किया गया एग्रीकल्चर के ऊपर, तो कहीं ना कहीं जो एनवायरनमेंट है, कहीं ना कहीं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, वो बैक सीट पे चले गया और कहीं ना कहीं ये जो एनवायरनमेंट है ये नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ। इसी फेज के दौरान ग्रीन रेवोल्यूशन देखने को मिला, जो कि बड़ा सेलिब्रेटेड है। सेलिब्रेटेड क्यों है? बिकॉज इसकी वजह से हमारी जो फूड सिक्योरिटी है वो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुई। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो आज भी पंजाब और हरियाणा वाले रीजन में देखने को मिलते हैं। इस ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से सॉइल डिग्रेडेशन देखने को मिला, वाटर स्कैर्सिटी देखने को मिली। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर फोकस था, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस था, एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस था, और इस वजह से जो आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड बातचीत है, वो थोड़ा सा नेग्लेक्ट हो गई। लेकिन फिर एक फेज आया जब लोग बीच में एनवायरमेंटल अवेयरनेस देखने को मिली। लगभग 1970 से लेकर 1990s के बीच में इमर्जेंस ऑफ एनवायरमेंटल अवेयरनेस देखने को मिली, और इस फेज के दौरान कई सारे मूवमेंट्स देखने को मिले। जैसे 1973 में चिपको मूवमेंट देखने को मिला। ये जो चिपको मूवमेंट है ये उत्तराखंड में देखने को मिला, बेसिकली डिफॉरेस्टेशन के अगेंस्ट में। वहाँ के जो लोकल विलेजर्स हुआ करते थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया। ये जो चिपको मूवमेंट है इसको लीड किसने किया था? इसको सुंदरलाल भगोना ने लीड किया था। 1978 से लेके 1985 के बीच में साइलेंट वैली मूवमेंट देखने को मिला। केरला के अंदर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में वहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया और इसको साइलेंट वैली मूवमेंट बुलाया जाता है। इस फेज के दौरान कई सारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड मूवमेंट्स देखने को मिले, और ये क्या दिखाता है कि एनवायरमेंटल अवेयरनेस देखने को मिल रही है पब्लिक के बीच में। अगर आपने 9th और 10th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ी हुई है तो वहाँ पे और कई सारे मूवमेंट्स के बारे में बातचीत की गई है। और जब पब्लिक के बीच में अवेयरनेस आएगी तो बहुत ऑब्वियस सी बात है सरकार भी उस तरफ ध्यान देती है, और सरकार भी कई सारी पॉलिसीज, कई सारे एक्ट्स लेकर आई। जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को लाया गया 1972 में, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को लाया गया 1980 में, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को लाया गया 1986 में। और सिर्फ नेशनल लेवल पे ही क्यों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर इंटरनेशनल लेवल पे भी खूब सारा कामकाज देखने को मिल रहा था। जैसे 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया था। इसके जस्ट बाद आर कॉमन फ्यूचर नाम की एक रिपोर्ट आई थी जहाँ पे सबसे पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया गया था। इसके जस्ट बाद रियो अर्थ समिट देखने को मिलती है, और इंटरनेशनल लेवल पे ये जो कामकाज देखने को मिल रहा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इर्द गिर्द, इसका इन्फ्लुएंस हमारे पॉलिसीज के ऊपर भी देखने को मिला। इजी और सिंपल सी बातचीत है। देखो ये जो आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये किस तरीके से इवॉल्व हुआ है, मोटा मोटा अगर स्ट्रक्चर दिमाग में बिठाएं तो एक तो एंशिएंट टाइम से हमारे कंट्री में बहुत सारे अर्ली ट्रेडिशंस और इंडिजीनियस प्रैक्टिसेस ऐसी देखने को मिलती हैं जो कि इंडिकेट करती हैं टुवर्ड्स दिस सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। लेकिन फिर कॉलोनियल एरा भी देखने को मिला, और इस फेज के दौरान बहुत सारी कॉलोनियल पॉलिसीज ऐसी लाई गई जिनकी वजह से ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज देखने को मिला, ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज देखने को मिला, डिफॉरेस्टेशन देखने को मिला। लेकिन इसके अगेंस्ट में भी हमारे लोगों ने कंजर्वेशन मूवमेंट्स को ऑर्गेनाइज किया। जब हमें इंडिपेंडेंस मिल गया तो इनिशियल ईयर्स में हमारा फोकस था इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर, हमारा फोकस था इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, हमारा फोकस था एग्रीकल्चर के ऊपर, और इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट थोड़ा सा पीछे छूट गया। लेकिन फिर पब्लिक अवेयरनेस जागी एनवायरनमेंट को लेके, और लोगों ने कई सारे मूवमेंट्स को ऑर्गेनाइज किया। जैसे 1973 में चिपको मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया गया, 1978 से लेकर 1985 के बीच में साइलेंट वैली मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया गया। सरकार ने भी पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया, और सरकार भी कई सारे एक्ट्स लेकर आई, कई सारी पॉलिसीज लेकर आई। जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। और सिर्फ नेशनल लेवल पर नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट्स हो रहे थे कि ये जो आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये इवॉल्व हो रहा था। होपफुली
ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में सेट हुआ होगा। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसीडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, ये जो आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये किस तरीके से इवॉल्व हुआ हमारी कंट्री में, ये होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब बात आती है इंडिया एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। सबसे पहली चीज तो ये, नीति आयोग इज द नोडल इंस्टीट्यूशन फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन आवर कंट्री। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने की जिम्मेदारी किसको दी गई है? नीति आयोग को दी गई है। और ये जो नीति आयोग है ये देखता है, ये मॉनिटर करता है कि नेशनल लेवल पे और सब नेशनल या फिर लोकल लेवल पे ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इनके रिगार्डिंग किस तरीके की प्रोग्रेस देखने को मिल रही है। और मॉनिटर करने के लिए कई सारे मैकेनिज्म्स हैं, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स है, जैसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है। ऐसे कई सारे रिपोर्ट्स हैं, ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको नीति आयोग अंडरटेक करता है और देखता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेके हमारे कंट्री के नेशनल लेवल पे और लोकल लेवल पे क्या सिचुएशन देखने को मिल रही है। ब्रीफली अगर SDG इंडिया इंडेक्स के बारे में बात करें तो इसको नीति आयोग ने डेवलप किया है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की सिचुएशन क्या है उसको कॉम्प्रिहेंसिवली एनालाइज किया जाता है। ये जो SDG इंडिया इंडेक्स है इसको 2018 में 2018 में लॉन्च किया गया और इसका काम क्या है? टू मेजर एंड ट्रैक इंडियाज प्रोग्रेस टुवर्ड्स अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये जो SDG इंडिया इंडेक्स है इसके की फीचर्स क्या हैं? एक तो कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट किया जाता है। बेसिकली जो 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अक्रॉस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज चेक किया जाता है, देखा जाता है कि उनकी परफॉर्मेंस किस तरीके से चल रही है। और ये जो एनालिसिस किया जाता है ये किया जाता है बहुत केयरफुली सेलेक्टेड इंडिकेटर्स के ऊपर। फिर ये जो SDG इंडेक्स है इसके लिए डेटा बहुत रोबस्ट है। ये जो डेटा कलेक्ट किया जाता है इसको क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट सोर्सेज से ही कलेक्ट किया जाता है। और फिर ये जो SDG इंडिया इंडेक्स है ये एक्शन ओरिएंटेड भी है। एक्शन ओरिएंटेड कैसे है? बिकॉज ये स्टेट्स को एनकरेज करता है कि आपके जो भी डेवलपमेंट प्लान्स हैं उनमें आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी इंटीग्रेट करो, उनको भी आप अपने साथ में लेकर चलो। ये जो रिपोर्ट है ये आती रहती है। इस रिपोर्ट में ट्रेंड्स क्या हैं वो आपको देखने की ज़रूरत है। जब भी आप एग्जाम दे रहे हो तो थोड़ा सा ट्रेंड्स को नोटिस कर लेना है। ऐसे अलग से नोटिस करने की ज़रूरत भी नहीं है, न्यूज़ में आ जाता है। और न्यूज़ में अगर आप आ रहे हो, अगर आप न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हो तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग जाता है, उतने से काम चल जाता है। तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इनके बारे में बेसिक तौर पर जानकारी रखना। अच्छा, ऐसा ही एक और प्रोजेक्ट देखने को मिलता है, मिशन लाइफ। मिशन लाइफ का मतलब लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। और ये जो मिशन लाइफ है ये ग्लोबल इनिशिएटिव है टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज को कैसे एड्रेस किया जाएगा? बाय एनकरेजिंग इंडिविजुअल्स टू अडॉप्ट सस्टेनेबल बिहेवियर एंड रिड्यूस कंजम्पशन। ये जो मिशन लाइफ है इसके 7 की एरियाज हैं। और जब ये 7 की एरियाज आप देखोगे, 7 की एरियाज को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो मिशन लाइफ है ये सिग्निफिकेंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए कंट्रीब्यूट करता है। सबसे पहला कोर थीम क्या है? सेव एनर्जी। हमें एनर्जी को सेव करना है। जैसे ये बात करते हैं कि हमें LED बल्ब्स को यूज़ करना चाहिए। LED बल्ब जो हैं वो 75% तक एनर्जी को सेव करते हैं। ये जो सेव एनर्जी है इसके तहत एनर्जी एफिशिएंट इरिगेशन मेथड्स के बारे में बात की जाती है, जैसे ड्रिप के बारे में, जैसे स्प्रिंकलर के बारे में। दूसरा, सेव वाटर। सेव वाटर की अगर बात हो रही है तो इसमें भी ड्रिप और स्प्रिंकलर को मेंशन किया जा सकता है। इंडिया में लगभग 600 मिलियन पीपल आर अफेक्टेड बाय वाटर स्ट्रेस। सोचो, हमारे कंट्री में लगभग 600 मिलियन लोग ऐसे हैं हु आर अफेक्टेड बाय वाटर स्ट्रेस। और लगभग 54% ऑफ आर ग्राउंड वाटर इज डिक्लाइनिंग। जो वेल्स हैं उनमें जो पानी है
वो डिक्लाइन हो रहा है लगभग 54% में। ज़रूरत क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रमोट करने की, लेस इंटेंसिव क्रॉप्स, लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को प्रमोट करने की, और वाटर एफिशिएंट प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने की। इसके अलावा से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक। ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक है ये सबसे बड़ी समस्या है, और इंडिया में 2019-2020 में लगभग 3.47 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट जनरेट किया गया। प्लास्टिक इतनी बड़ी समस्या है, किया क्या जा सकता है? एक तो प्लास्टिक के यूज को रिड्यूस करो, जहां पॉसिबल हो वहां पूरे तरीके से खत्म कर दो, और प्लास्टिक की जगह पे ऑल्टरनेटिव्स को प्रमोट करो, जैसे क्लोथ बैग्स को प्रमोट करो, जैसे रिसाइकल्ड प्लास्टिक्स को प्रमोट करो। फिर रिड्यूस वेस्ट। ये जो वेस्ट जनरेट हो रहा है इसको एट सोर्स सेग्रीगेट किया जाना चाहिए, वेट और ड्राई में, और फिर रिसाइकलिंग को प्रमोट करो। अडॉप्ट सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स। जो लोकल और सीजनल फूड्स हैं उनको प्रमोट करो, जहां जो फूड सूट करता है, जहां जिस फूड का कल्टीवेशन सूट करता है उसको प्रमोट करो। जैसे मिलेट्स का कल्टीवेशन है, मिलेट्स न्यूट्रिशियस भी होते हैं और इको फ्रेंडली भी होते हैं। रिड्यूस ई वेस्ट। ई वेस्ट ये भी अपने आप में बड़ी समस्या है। ज़रूरत क्या है कि एक तो अवेयरनेस कैंपेन्स को रन करो, लोगों को बताओ कि ये जो ई वेस्ट है ये एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटल रिस्क है, और फिर ये जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है इसको रिसाइकिल करो। जितना लंबे टाइम तक आप डिवाइस को यूज़ कर सकते हो उतने लंबे टाइम तक डिवाइस को यूज़ करो, और प्रॉपरली ये जो ई वेस्ट है इसको डिस्कार्ड करो। लास्ट, अडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल्स। ऐसा लाइफस्टाइल जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए स्पेस हो, जहाँ पे ग्रीन क्लब्स के लिए, एफॉरेस्टेशन के लिए स्पेस हो, जहाँ पे ऑर्गेनिक और आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस के लिए स्पेस हो। इन सभी लेवल्स पे काम कौन करता है? मिशन लाइफ काम करता है। और आप खुद ही देख सकते हो कि अगर इन सब लेवल्स पे काम किया जाएगा तो अल्टीमेटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट होगा या नहीं होगा? बट ऑब्वियस बात है, प्रमोट होगा। फिर सवाल आता है, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन इंडिया? इंडिया में चैलेंज क्या है? एक तो डेटा इज द चैलेंज। इतनी लंबी चौड़ी कंट्री है कि डेटा कलेक्शन अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और डेटा कलेक्शन की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी हमारे यहाँ पे बहुत कम देखने को मिलती है। जैसे एक बड़ी फेमस सर्वे है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। इसको 3 साल में एक बार कंडक्ट किया जाता है। हेल्थ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उसके लिए भी हम एडुकेटली डेटा को कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। फिर डेटा डिसइंटीग्रेशन देखने को मिलता है। लोकल लेवल्स पे डेटा को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना, उसको कलेक्ट करना अपने आप में इतने लंबे चौड़े कंट्री में डिफिकल्ट होता है। और फिर अगर कहीं डेटा कलेक्ट कर भी लिया जाए तो डेटा क्वालिटी इज अ प्रॉब्लम। ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज़ किया जाता है। आज भी जो सरकारी ऑफिसर्स होते हैं, जो सरकारी लोग होते हैं, उनको पेन और पेपर लेके भेज दिया जाता है कि जाओ डेटा कलेक्ट करके लाओ। अब वहाँ पे डिस्क्रिपेंसीज होंगी या नहीं होंगी? बट ऑब्वियस बातें होंगी। वो सिस्टम इनएफिशिएंट है या नहीं है? बट ऑब्वियस बातें है। तो हमें मॉडर्न मेथड्स को भी अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। तो एक सिग्निफिकेंट चैलेंज है डेटा का। दूसरा, मॉनिटरिंग एट लोकल लेवल्स। अब देखो, स्टेट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट्स के लेवल पे बड़ा लिमिटेड डेवलपमेंट है इस मॉनिटरिंग मैकेनिज्म का। कहाँ से लाए इतने लोग? यहाँ पे हमें सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करने की ज़रूरत है। और जब अगर मॉनिटरिंग अच्छे से नहीं होगी तो इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं होगा। इम्प्लीमेंटेशन अगर अच्छे से नहीं होगा तो फिर कोई फायदा नहीं है किसी भी चीज़ का। तीसरा, कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग के मामले में हम बहुत सिग्निफिकेंटली पीछे हैं, नेशनल लेवल पे भी और लोकल लेवल पे भी। कैपेसिटी बिल्डिंग के मामले में हम हाईली इनएफिशिएंट हैं। ज़रूरत क्या है कि एक तो हमें पर्सनल्स को ट्रेन करने की ज़रूरत है, और दूसरा हमें रिसोर्सेज को डेवलप करने की ज़रूरत है। इसके अलावा फाइनेंसिंग एक सिग्निफिकेंट चैलेंज है। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, इनको हमें इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है, लेकिन ये फ्री में इंप्लीमेंट नहीं होते हैं। इनमें खूब पैसा लगता है, और इतना पैसा किसी डेवलपिंग कंट्री के पास में होना, और वो भी उस कंट्री के पास में होना जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, वो अपने आप में एक सिग्निफिकेंट चैलेंज है। इसके अलावा जोग्राफिकल एंड सोशल डाइवर्सिटी, इसके बारे में तो हर पॉइंट में मैंने बात की है। इंडिया का इतना लंबा चौड़ा साइज है और इतनी सोशो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है
कि किसी भी गोल का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ही नहीं, किसी भी चीज़ का यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। रीजनल डिस्पैरिटीज़ देखने को मिलती हैं, लिटरेसी गैप्स देखने को मिलते हैं, फिर इसके अलावा सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इंप्लीमेंट करना अपने आप में चैलेंज हो जाता है। और फिर सेक्टोरल चैलेंजेस भी हैं। एग्रीकल्चर की अगर बात करें, आधी पॉपुलेशन हमारी, या फिर ये कहें कि आधी वर्कफोर्स हमारी एग्रीकल्चर में है, लेकिन एग्रीकल्चर लगभग सिर्फ 20% कॉन्ट्रीब्यूट करता है टू दी जीडीपी। सोचो कितना बड़ा मिसमैच है, कितना बड़ा गैप है। अर्बनाइजेशन हो रहा है, रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, लेकिन जब रैपिड अर्बनाइजेशन होता है तो डिमांड एंड सप्लाई गैप्स देखने को मिलते हैं, तो एनवायरमेंट चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। और हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ये तो हमारे यहाँ पे सिग्निफिकेंट गैप है, ये हमारे यहाँ पे सिग्निफिकेंट चैलेंज है। तो ये चैलेंजेस हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के रास्ते में हमारी कंट्री में। इसके साथ इंडिया और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की कहानी क्या रही है, वो बातचीत खत्म हो गई। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।